दिनांक 1 दिसंबर वर्ष 2020, 10वीं कक्षा, 7वां चैप्टर लेंस और उनके उपयोग। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस, अपवर्तित किरणों का आलेखन, चिन्ह संकेत, मानव नेत्र और लेंसों का कार्य, दृष्टि दोष और उनके उपाय, लेंसों के उपयोग। थोड़ा याद कीजिए, मैं देखिए पिछले साल हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उससे संबंधित यहाँ 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य नाभि या गोलीय दर्पण से संबंधित संज्ञाएं निम्न आकृति में लिखिए। तो ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव जो है दर्पण का जो मध्य भाग होता है उसे ध्रुव कहते हैं। ये जो यहाँ पर रेखांकित छायांकित करके बताया गया है, इसका जो मध्य भाग है वो यहाँ पर ध्रुव कहलाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये ध्रुव होगा। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? ये जो त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो दिख रही है, ये वक्रता त्रिज्या है। वक्रता केंद्र, ये वृत्त का जो केंद्र है वही वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और ध्रुव में आप अंतर समझ जाइए। ध्रुव किसे कहते हैं? ये जो दर्पण का जो मध्य भाग है वो ध्रुव है। दर्पण का जो सेंटर है, दर्पण का जो केंद्र है वो ध्रुव है। और वो जो दर्पण जिस कांच के गोले से बना हुआ है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और उसी गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर ये जो रेखाखंड आप देख रहे हैं ये वक्रता त्रिज्या है। मुख्य नाभि कहाँ पर होती है? मुख्य नाभि, ये जो वक्रता केंद्र और जो ध्रुव है, इनका जो मध्य बिंदु होगा वो इसकी मुख्य नाभि होगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें दर्शा सकते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की निर्मिति किस प्रकार से होती है ये बताना है। तो ये पिछली क्लास में पढ़ा गया था कि कांच का एक पारदर्शी गोला होता है और उसके एक हिस्से को, एक छोटे से भाग को काटा जाता है। काटने के बाद यदि उसके बाहरी पृष्ठभाग को अपरावर्तक पृष्ठभाग में बदला जाए तो उसका भीतरी जो भाग है वो परावर्तक बन जाता है और इस तरह अवतल दर्पण का निर्माण होता है। उत्तल दर्पण में पारदर्शी कांच के गोले के किसी भाग को काट करके उसके भीतरी भाग को अपारदर्शक बनाया जाता है, जिससे उसका जो बाहरी भाग है वो परावर्तक बन जाता है। भीतरी भाग को अपरावर्तक बनाया जाता है, जिसके कारण बाहरी भाग परावर्तक बन जाता है और उससे उत्तल दर्पण की निर्मिति होती है। तो इस तरह से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की निर्मिति होती। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है लेंस। तो लेंस देखिए दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं ये आप याद कर लीजिए। अक्सर लेंस के उपयोग पूछे जाते हैं। तो वृद्ध व्यक्तियों द्वारा पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो चश्मा है, चश्मे में लेंस का उपयोग होता है। फिर घर के प्रवेश द्वार पर जो लगा नेत्र गोलक होता है उसमें लेंस का उपयोग करते हैं। दरवाजे पर देखिए लेंस लगा होता है, जिससे घर के अंदर से ही हम देख सकते हैं कि बाहर कौन खड़ा है दरवाजे पर, बिना दरवाज़ा खोले हुए। तो उसमें लेंस ही लगा होता है। प्रवेश द्वार पर, दरवाजे पर जो नेत्र गोलक होता है उसमें लेंस होता है। घड़ी की मरम्मत करने के लिए घड़ी साज द्वारा आँख में जो यंत्र लगाया जाता है वो भी लेंस ही होता है। इस तरह से ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। इस चश्मे के अलावा लेंस का उपयोग दूरदर्शियों में भी किया जाता है। दूरदर्शी, जिसमें हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड के पिंडों का अध्ययन करते हैं, जिसकी सहायता से उन दूरदर्शी में भी लेंस का उपयोग किया जाता है। अब यूँ तो लेंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें ये जो उत्तल लेंस है और ये जो अवतल लेंस है, ये लेंस के मुख्य 2 प्रकार हैं। अब इनका वर्णन कैसे कर सकते हैं? देखिए, उत्तल लेंस एक तो पारदर्शी होता है, यानी उसके आर पार देखा जा सकता है, और इसके 2 पृष्ठभाग होते हैं।
एक देखिए यहाँ बाईं तरफ का पृष्ठभाग और यहाँ पर दाईं तरफ का पृष्ठभाग, जबकि दर्पण में केवल एक ही पृष्ठभाग होता है। तो लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है और उसके दो पृष्ठभाग होते हैं। अब उत्तल लेंस के बारे में देखिए यहाँ वर्णन किया है। लेंस क्या है, देखिए लेंस दो पृष्ठभाग से युक्त पारदर्शक माध्यम है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जिस लेंस के दोनों पृष्ठभाग गोलीय तथा बाहर की ओर उभरे हों। ऐसे लेंस को उत्तल लेंस या द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये बाईं तरफ का पृष्ठभाग, दाईं तरफ का पृष्ठभाग दोनों उभरा हुआ है, बाहर की ओर निकला हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाईं तरफ का और दाईं तरफ का पृष्ठभाग उभरा हुआ नहीं है, बल्कि भीतर की ओर दबा हुआ है। तो ऐसा जो लेंस है जिसका दोनों पृष्ठभाग बाहर की तरफ उभरा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये जो लेंस होता है बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। अवतल लेंस किसे कहते हैं, जिस लेंस के दोनों वक्री पृष्ठभाग अंदर की ओर से गोलीय होते हैं, उसे अवतल लेंस या द्वि अवतल लेंस कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ बाईं तरफ का और दाईं तरफ का दोनों पृष्ठभाग अंदर की तरफ गोलीय है और ये बीच में क्या है, पतला होता है, किनारे पर मोटा होता है। अब लेंस की एक विशेषता ये भी है कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के भीतर प्रवेश करती है तब उसका अपवर्तन होता है, और फिर जब लेंस से बाहर निकलती है तब दूसरे पृष्ठभाग से फिर से अपवर्तन होता है, क्योंकि लेंस में दो पृष्ठभाग होते हैं। तो एक बार पहले पृष्ठभाग से भी अपवर्तन होता है, फिर दूसरे पृष्ठभाग से भी अपवर्तन होता है। अब लेंस के देखिए और भी प्रकार हैं, दो मुख्य प्रकार मैंने बताए थे, और भी सम उत्तल यहाँ पर कह रहे हैं। सम उत्तल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका एक पृष्ठभाग समतल है और दूसरा पृष्ठभाग उत्तल है, उठा हुआ है। सम और उत्तल, तो सम उत्तल। ये कैसे, इसका एक भाग देखिए अवतल है, भीतर की ओर दबा हुआ है, दूसरा बाहर की ओर उभरा है। तो ये अवतल हो गया, और जो भीतर की ओर दबा है वो अवतल पृष्ठभाग है, और जो बाहर की ओर उभरा है वो उत्तल है। तो अवतल उत्तल दोनों मिक्स है, तो अवतलोत्तल इसे लेंस कह सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों तरफ अवतल है, तो इसे अवतल लेंस या द्वि अवतल लेंस कह सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ का पृष्ठभाग अवतल है। यहाँ पर देखिए एक पृष्ठभाग तो समतल है लेकिन दूसरा पृष्ठभाग अवतल है, तो इसे समतल और अवतल दोनों मिक्स हो जाएगा, तो समतुलोवतल लेंस इसे कहा जाएगा। ये देखिए ये कैसे है, ये यहाँ पर एक भाग उभरा हुआ है, एक भाग भीतर की ओर दबा है, यानी ये उत्तल है और अवतल है, तो उत्तलोत्तल इसे कहा जाएगा। राइट साइड वाला जो पार्ट है उसका नाम पहले लिखा जा रहा है। देखिए इस राइट साइड में उत्तल है तो उत्तल पहले और अवतल बाद में, तो उत्तल अवतल। समतल पहले और अवतल बाद में, तो समतल अवतल। ये द्वि अवतल, ये अवतल और फिर उत्तल है तो अवतल उत्तल। समतल और फिर उत्तल है तो समतल उत्तल। ये दोनों तरफ उत्तल है तो द्वि उत्तल। तो इस तरह से होते हैं। देखिए अब लेंस से संबंधित जो अन्य संज्ञाएं हैं वो हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न अंगों के अलग अलग नाम होते हैं, आँख, कान, नाक। उसी तरह से जो लेंस हैं उनसे भी जुड़ी हुई विभिन्न संज्ञाएं हैं। आइए उन संज्ञाओं को समझ लेते हैं। जैसे बात करें यदि उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस देखिए ये एक्चुअली दो गोले की काट सा जोड़ करके बनाते हैं। दो गोले को काट करके, जैसे ये एक गोले से हम एक गोले का टुकड़ा काटे तो समतल उत्तल बन जाता है। एक गोले का टुकड़ा यदि काटा जाए तो समतल उत्तल बन जाता है। अब इन्हीं को यदि ऐसे दो टुकड़ों को यदि मिला दिया जाए तो देखिए उत्तल लेंस बनता है। तो उत्तल लेंस में दो गोलों से मिलकर बना होता है। तो जैसे ये उत्तल लेंस है, ये जो छायांकित भाग है ये उत्तल लेंस है, तो इस तरफ भी एक गोला होगा
इस तरफ भी एक काल्पनिक गोला हम मान लेंगे। तो अब इसमें देखिए क्या क्या है, ये जो लेंस जिन गोलों से बना हुआ है उन गोलों के केंद्र को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हर लेंस के दो वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हर उत्तल लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे कहा जाता है, इसलिए C1 C2 लिखते हैं। फिर इसकी वक्रता त्रिज्या, ये R1 ये R2। लेंस का जो मध्य भाग है उसे प्रकाश केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर इंग्लिश में कहा जाता है, इसलिए इसे O अक्षर से दर्शाते हैं। अब ये वक्रता केंद्र और प्रकाश केंद्र के बीच का जो मध्य भाग है, मध्य बिंदु है, उसे लेंस की मुख्य नाभि कहते हैं, जो कि यहाँ बाईं तरफ भी हो सकती है और दाईं तरफ, दोनों तरफ होती है। तो ये उससे कुछ जुड़ी संज्ञाएं हैं, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जो मैंने अभी आपको समझाया कि लेंस जो है वो जिस गोले से बना हुआ है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है, गोला यहाँ पर काल्पनिक है, हम केवल कल्पना कर रहे हैं। जैसे लेंस है तो इस भाग को यदि हम बढ़ाएं तो इस तरह से एक गोला प्राप्त होगा और उसका केंद्र यहाँ आएगा। तो इस तरह से किसी लेंस से केंद्र की दूरी की और उसके गोले के केंद्र की कल्पना कर सकते हैं, उसके वक्रता केंद्र की कल्पना कर सकते हैं। लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और हर उत्तल लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, C1 C2। वक्रता त्रिज्या कैसे कहते हैं? इसी काल्पनिक गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब चूँकि दो गोले हैं इसलिए त्रिज्याएं भी R1 और R2 दो हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ये प्रकाश केंद्र, ये वक्रता केंद्र, इन बिंदुओं से जाने वाली जो रेखाएं हैं उन्हें मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र और लेंस का जो मध्य भाग होता है उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। और प्रकाशीय केंद्र की एक विशेषता होती है कि जो भी प्रकाशीय किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है उसमें कभी विचलन नहीं होता, उसमें अपवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रकाश के केंद्र से जो किरण जा रही है वो सीधा निकल जाती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। लेकिन यदि कोई किरण प्रकाश केंद्र से नहीं जा रही है तो उसमें अपवर्तन होता है, दिशा बदल जाती है। प्रकाश केंद्र से जो जा रही है वो सीधी निकल जाती है, उसमें अपवर्तन नहीं होता, वो मुड़ती नहीं है वो। तो प्रकाशीय केंद्र हो गया। अब मुख्य नाभि किसे कहते हैं? उत्तल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली आपतित प्रकाशिक किरणें लेंस पर पड़ती हैं तब अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। इस बिंदु को उत्तल लेंस की मुख्य नाभि कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये आकृति से आप समझ सकते हैं कि उत्तल लेंस में, ये उत्तल लेंस है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष जो ब्लैक कलर की जो लाइन यहाँ दिख रही है, कलर वीडियो में चेंज हो सकता है कलर। ये जो मिडल में जो लाइन दिख रही है, जो F1 से, ये F1 F2 से जो लाइन दिख रही है मिडल में, ये आपके मुख्य अक्ष हैं। अब बाकी जो लाइनें हैं, बाकी जो प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर हैं। तो ये सारी समांतर किरणें देखिए लेंस से आर पार जाने के बाद में लेंस से के उस पार जब जाती हैं तो अपवर्तित हो जाती हैं, और अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के ही एक बिंदु पर सारे की सारी किरणें केंद्रित हो जाती हैं। तो जहाँ पर ये सारी किरणें केंद्रित होती हैं वही मुख्य नाभि है, और यही बात यहाँ पर समझाया गया है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आपतित हो रही हैं वो अभिसरित हो रही हैं। किरणों का एकत्रित होना यानी अभिसरित होना, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है।
जबकि अवतल लेंस में ऐसा नहीं होता। अवतल लेंस में जो मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें हैं वो अभिसरित नहीं होती हैं, बल्कि अपसरित हो जाती हैं, फैल जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं एक दूसरे से, अपसरित हो जाती हैं। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। लेकिन फिर भी जब ये समांतर किरणें जब अपसरित होती हैं तो यदि लेंस के आगे से यदि देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है मानो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से वो सारी किरणें निकल करके बाहर आ रही हैं। तो जिस बिंदु से वो किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस की मुख्य नाभि कहते हैं। तो दोनों की मुख्य नाभि में अंतर है। देखिए, उत्तल लेंस की मुख्य नाभि दाईं तरफ है, अवतल लेंस की जो मुख्य नाभि है वो बाईं तरफ है। तो कभी कभी उत्तल लेंस और अवतल लेंस में ये अंतर पूछा जाता है, तो ये भी एक अंतर आप कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की मुख्य नाभि लेंस की दाईं तरफ होती है, जबकि अवतल लेंस की जो मुख्य नाभि होती है वो लेंस की बाईं तरफ होती है, यानी कि वस्तु की तरफ होती है। वस्तु जो होती है हमेशा दर्पण के बाईं तरफ ही रखा जाता है, तो बाईं तरफ ही अवतल दर्पण में जिस तरफ वस्तु होती है उसी तरफ उसकी मुख्य नाभि भी होती है। जबकि उत्तल लेंस में वस्तु और उसकी मुख्य नाभि ये विपरीत ओर होती है, लेंस के विपरीत ओर होती है। तो ये एक अंतर है। तो एक अंतर तो इसके संरचना में भी है कि उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, अवतल लेंस बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपसरित होती हैं, जबकि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें ये अपसरित होती हैं। ये कुछ अंतर हैं। फिर एक अंतर और आएगा, उसके लिए नाभ्यंतर आप समझ लीजिए। ये जो प्रकाश केंद्र है और ये मुख्य नाभि है, इनके बीच की जो दूरी है उसे नाभ्यंतर कहते हैं। अब उत्तल लेंस में ये नाभ्यंतर धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस में ये नाभ्यंतर ऋणात्मक होता है। तो ये कुछ अंतर हैं उत्तल लेंस और और अवतल लेंस में, जिसे आप लोग याद करेंगे अच्छी तरह से। अगला टॉपिक है अपवर्तित किरणों का आरेखन। ये उत्तल लेंस या अवतल लेंस से जब प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है तो उसमें वस्तु का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान, फिर प्रतिबिंब का आकार, उसकी प्रकृति, ये सब निर्धारित करने के लिए हमें अपवर्तित किरणों का आरेखन करने आना चाहिए। अब आरेखन करने के कुछ नियम हैं, वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहला तो आप ये समझ लीजिए कि 3 प्रकार की किरणें लेनी हैं। एक तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, आपतित किरणें 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से कोई 2 हमें चुनना होता है, कोई 2 हमें सेलेक्ट करना होता है। एक तो ये जो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण है आपतित किरण, दूसरा देखिए ये वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र नहीं है, मुख्य नाभि से जाने वाली किरण, और तीसरा है प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरण। तो 3 प्रकार की आपतित किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य नाभि और प्रकाश केंद्र। इन 3 में से किसी 2 किरणों की ज़रूरत होती है। अब आपको समझना यह है कि जो किरण जो आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो अपवर्तित होते समय लेंस के दाईं तरफ जो मुख्य नाभि है उस बिंदु से होकर के जाती है, और इसी का ठीक उल्टा दूसरा है, जो समांतर है वो मुख्य नाभि से होकर जा रही है। ऐसे ही अगर मुख्य नाभि से होकर कोई किरण आए तो वो समांतर होते हुए जाएगी। वही ठीक उसका उल्टा है, फर्स्ट वाले का ठीक उल्टा। ये समांतर थी तो मुख्य नाभि से चली गई, और ये मुख्य अक्ष से आ रही है तो समांतर होकर चली गई, मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली गई। और तीसरा है, यदि कोई किरण ये लेंस का जो मध्य बिंदु है, लेंस का जो केंद्र है जिसे प्रकाश केंद्र कहते हैं,
कोई किरण यदि उसमें से होकर गुजरती है तो उसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होता, सीधा निकल जाती है। तो ये आगे चल कर के ये तीनों नियम बहुत काम आने वाले हैं, इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये जो अगली कृति यहाँ देखिए, करके देखिए, जो है ये इस वर्ष 2020-21 के लिए ये ओमिट कर गई है, कर दिया गया है, इसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अब इस सारणी में, इस टेबल में उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब की जानकारी दी गई है, और ये पूरा टेबल याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब टेबल में देखिए कैसे, इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ कुछ, आप इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो सीरियल नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6। फिर सबसे पहले वस्तु का स्थान, क्योंकि प्रतिबिंब किसका बनेगा, वस्तु का ही बनेगा। सबसे पहले वस्तु आती है तो उसका स्थान, फिर वस्तु का के बाद वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब का स्थान, वस्तु का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान। फिर वो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु के बराबर है, वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब का आकार। और उसके बाद प्रतिबिंब का स्वरूप कि अभी स्वरूप दो ही प्रकार के होते हैं, वास्तविक उल्टा या फिर काल्पनिक सीधा, दो ही प्रकार का स्वरूप होता है प्रतिबिंब का। तो मेन तो ये हेडिंग आप पहले समझ लीजिए, वस्तु का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का स्वरूप, उसका रूप कैसा होगा। अब देखिए वस्तु का स्थान कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए लेंस में मैंने आपको बताया था कि लेंस का जो केंद्र होता है उसे प्रकाश केंद्र बोलते हैं, जिसे ओ अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद ये लेंस जिस काल्पनिक गोले का हिस्सा होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे यहाँ पर 2f1 द्वारा दर्शाया गया है। वक्रता केंद्र को 2f1 से दर्शाया गया है। अब प्रकाश केंद्र और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु है वो मुख्य नाभि कहलाती है, जिसे f1 लिखा गया है। वक्रता केंद्र की जो दूरी है वो इसकी डबल होती है, नाभ्यंतर के डबल होती है, इसलिए ये f1, तो इसे 2f1 लिखा जाता है। तो ये तीन स्थान तो मिल गया यहाँ पर, ये प्रकाश केंद्र, ये मुख्य नाभि यानी कि f1, वक्रता केंद्र यानी कि 2f1, और इसके बाद एक और भाग आता है, एक और स्थान है जिसे अनंत दूरी कहते हैं, अनंत। तो अब देखिए वस्तु का स्थान कहाँ कहाँ होता है। लेंस से अगर वस्तु बहुत दूर है तो अनंत दूरी पे कहते हैं, अनंत दूरी पर। फिर अनंत दूरी के बाद में थोड़ा सा और आगे करेंगे तो ये हो गया 2f1 से थोड़ा सा पीछे, यानी अनंत और 2f1 के बीच में, इसे 2f1 के परे भी कहा जाता है। इसके बाद वस्तु को 2f1 पर रख सकते हैं। 2f1 के बाद 2f1 और f1 के बीच में वस्तु आती है। फिर उसके बाद f1 पर वस्तु आती है। फिर f1 और प्रकाश केंद्र O के बीच में वस्तु आती है। तो ये वस्तु के स्थान है। देखिए वही सारी बातें हैं जो मैंने बोला। सबसे पहले वस्तु बहुत दूर है तो अनंत दूर, फिर अनंत और 2f1 के बीच में है, जिसे 2f1 से परे भी कहते हैं, 2f1 के पीछे है। फिर 2f1 पर आ जाएगी, फिर 2f1 और f1 के बीच में आ जाएगी, फिर f1 पर वस्तु आएगी, फिर f1 और O के बीच में आ जाएगी। तो ये स्थान याद रखना बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, f1, 2f1 और अनंत, अनंत, 2f1, f1, ये तीन पॉइंट्स अगर याद हैं तो वस्तु का स्थान लिखना बहुत आसान है। पहले अनंत पर, फिर अनंत और 2f1 के बीच में, फिर 2f1 पर, फिर 2f1 और f1 के बीच में, फिर f1 पर, फिर f1 और O के बीच में, ये वस्तु का स्थान है। तो इस तरह से ये कॉलम आपके लिए याद करना आसान हो गया। अब हम प्रतिबिंब का स्थान कैसे याद करेंगे। देखिए लास्ट वाली लाइन अगर छोड़ दें, 1 2 3 4 5, इस 5 की तरफ ध्यान दें, तो देखिए ये जस्ट इसका उल्टा है। ये जो 5 हमने यहाँ लिखा है इसी को ठीक उल्टा करके लिख दिया है, और जहाँ 1 है वहाँ 2 लिखा है, बाकी जस्ट इसका उल्टा कर दिया। जैसे यहाँ ये f1 5वें नंबर पे है तो यहाँ भी f2 पहले नंबर पे आ गया, बस 1 की जगह पे 2 लिखना है। फिर देखिए ये f1 2f1, यहाँ f2 2f2, ये f1
2f1 2f2, 2f1 से परे 2f2 से परे, अनंत दूरी पर अनंत दूरी पर। तो ये जो 1 2 3 4 5 पहले कॉलम में जो 5 है, इसी को उल्टा यहाँ पर लिख देना है। ये ऊपर से नीचे लिखा है, यहाँ नीचे से ऊपर। तो ये 5 यहाँ पर भरना एकदम आसान है। सिर्फ आखिरी चीज़ यहाँ पर आपको लिखना है कि इसमें क्या है, ये जो सारे प्रतिबिंब बनेंगे ये वस्तु के विपरीत ओर बनते हैं। यानी वस्तु अगर लेंस के पहले रखी गई है तो प्रतिबिंब जो है वो लेंस के बाद में बनेगा। लेकिन सिर्फ 6वां ऑप्शन ऐसा है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की तरफ ही बनेगी, जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ प्रतिबिंब बनेगा। तो केवल ये आपको याद करके लिखना है। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं पांचों, ये जस्ट पहले कॉलम का ठीक उल्टा ही आपको लिखना है। अब आ जाते हैं प्रतिबिंब का आकार। इसे भी याद रखना बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए, प्रतिबिंब एकदम बिंदु की तरह होगा। बिंदु यानी बहुत छोटा, बहुत छोटा। बहुत छोटा से धीरे धीरे आपको बढ़ते आना है। बहुत छोटा से क्या होगा, अभी बहुत छोटा है, अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन इतना बड़ा हुआ कि वो वस्तु के बराबर तो नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी वस्तु से छोटा ही है। पहले कैसा था, पहले प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन अभी भी वस्तु से छोटा है। अब थोड़ा और बड़ा होगा तो वस्तु के बराबर हो जाएगा, समान आकार का हो जाएगा। अब प्रतिबिंब का आकार और यदि बढ़ेगा तो समान आकार का था, और बढ़ा तो वस्तु से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद और आकार बढ़ेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से पहले से लेके 5 तक ये धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में है। पहले बहुत छोटा था, फिर छोटा, फिर बराबर हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर बहुत बड़ा हो गया। और ये अंतिम वाला भी बहुत बड़ा तो नहीं होना चाहिए, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा, ये आना चाहिए, बड़ा हो जाएगा अंतिम वाला। तो प्रतिबिंब का आकार, इसको आप सुधार लीजिए, बहुत बड़ा नहीं होगा यहाँ पर, ये बड़ा होगा। तो बहुत आसान है याद करना। पहले एकदम बिंदु की तरह था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन अभी भी वस्तु से छोटा है, फिर और बड़ा करने पर वस्तु के बराबर हो गया, और बड़ा करने पर वस्तु से बड़ा हो गया, और बड़ा करने पर वस्तु से बहुत बड़ा हो गया। और इसके बाद लास्ट में बहुत बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन वो वस्तु से बड़ा ही बनता है। प्रतिबिंब का स्वरूप देखिए, पहले से लेके 5वें तक हर बार वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, लेकिन अंतिम में जो है काल्पनिक और सीधा बनता है। अब वास्तविक और उल्टा क्या होता है ये आप समझ लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है ना, पर्दे पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, और वो हमेशा उल्टा बनता है। जैसे हम लोग थिएटर में जाते हैं देखने पिक्चर, तो थिएटर पे जितने भी प्रतिबिंब हैं सब एक पर्दे पर, एक स्क्रीन पर बन रहे हैं। तो सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इसलिए अगर हमें सीधा प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु को उल्टा रखना पड़ेगा। तो वस्तु उल्टा रखेंगे तब हमको वो वास्तविक प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा। तो पहले से 5वें तक जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है, यानी उसका प्रतिबिंब एक स्क्रीन पर मिलेगा और वो हमेशा उल्टा बनेगा। केवल अंतिम प्रतिबिंब जो है काल्पनिक और सीधा बनता है। काल्पनिक किसे कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जो दर्पण में बनता है। दर्पण वाला जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक होता है, दर्पण में जो बनता है। दर्पण में या फिर जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखिए हमको कोई चीज़ जो दिखाई देती है, माइक्रोस्कोप से हम तो कोई चीज़ देखते हैं तो छोटी चीज़ बड़ी दिखाई देती है। तो वो जो बड़ी दिखाई देती है वो किसी स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती, वो हमें हवा पर ही दिखाई देती है। तो हवा पर या फिर किसी दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक होता है और ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो इस तरह से टेबल याद रखना आपके लिए आसान हो गया। ये कभी कभी जोड़े मिलाओ या रिक्त स्थान में ये पूछा जाता है। अब इन्हीं 5-6 के 6 आकृतियों को इसको बना करके दिखाना है। अब देखिए इसमें 3 आकृति तो इसमें बनी हुई है, 1 2
और अंत में ये जो अंतिम लास्ट वाली है छठवीं, 1, 2 और 6, ये 3 आकृति आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है। बाकी 2, 3, 4 और 5 ये 3 आकृति आपको खुद को बनाना है। तो आप बनाइएगा, अगर कोई तकलीफ़ होगी तो आप मुझसे शेयर करिएगा। पहली आकृति देखिए कहाँ पर बनी है, ये वस्तु को अनंत दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब नाभि पर बनता है। तो ये आकृति देखिए आपको मिलेगी यहाँ पर, यह उत्तल लेंस है। अब वस्तु देखिए यहाँ पर हमें दिख नहीं रही है, वहाँ से खाली वस्तु से किरणें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वस्तु जब अनंत दूरी पर हो तो उससे आने वाली किरणों को समांतर किरणों के रूप में दिखाया जाता है। तो ये समांतर किरणें हैं। अब जैसा कि नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें ये सब मुख्य नाभि पर एकत्रित हो जाती हैं, तो इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य नाभि पर बन रहा है। इसलिए देखिए इस टेबल में प्रतिबिंब का स्थान कहाँ दे रहा है, मुख्य नाभि पर बन रहा है। अब आकार कैसा है प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पर ये सिर्फ एक पॉइंट है, सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं, यानी प्रतिबिंब का जो आकार है वो एक बिंदु की तरह है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है प्रतिबिंब का आकार एक बिंदु की तरह से है। प्रतिबिंब का स्वरूप, अब ये जो प्रतिबिंब मिल रहा है दर्पण की दाईं तरफ मिल रहा है बस। तो दर्पण की दाईं तरफ जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सब वास्तविक बनते हैं और उल्टा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा आ जाएगा। अब दूसरा जो डायग्राम है 2f1 से परे, यानी अनंत और 2f1 के बीच में, ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये जो AB दिख रहा है आपको, ये जो एरो है, ये जो किरण AB है, ये वस्तु दर्शा रही है। वस्तु कहाँ पर है, देखिए 2f1 से पीछे है, यानी अनंत और 2f1 के बीच में है। अब मैंने आपको नियम बताया था कि 3 किरणें होती हैं, एक समांतर, दूसरा प्रकाश केंद्र O से जाने वाली, और तीसरा ये F1 से होकर जाने वाली। तो 3 में से कोई 2 किरण ही हमें लेना है। यहाँ पर एक समांतर किरण ले लिया और एक प्रकाश केंद्र O से जाने वाली किरण ले लिया। तो अब जैसा मैंने बताया था कि जो किरण समांतर होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण है, वो परावर्तन होने के पश्चात मुख्य नाभि से होकर जाती है, तो F2 से होकर जा रही है। और जो किरण प्रकाश केंद्र से जाती है वो सीधा निकल जाती है, उसमें कोई विचलन नहीं होता, वो मुड़ती नहीं है, सीधा निकल जाती है। अब दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, देखिए यहाँ पर काट रहे हैं, पॉइंट बिंदु B1 पर। तो यहाँ बिंदु B1 से ऊपर एक लंब खींच दीजिए 90 डिग्री सीधा, तो ये ऊपर जहाँ काटेगा वो A1 हो गया। तो ये जो है ये प्रतिबिंब है। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। यहाँ पर भी देखिए F2 और 2F2 के मध्य बन रहा है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब का आकार देख लेते हैं। देखिए वस्तु का आकार AB और प्रतिबिंब का आकार देखिए, पहला जो हमें मिला था आकार वो एक बिंदु की इतना था, लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा तो हुआ है, लेकिन अभी भी वस्तु से छोटा है। वस्तु AB देख लीजिए और प्रतिबिंब A' B' देख लीजिए, अभी भी वस्तु से छोटा है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, अभी छोटा है, वस्तु से छोटा है। फिर प्रतिबिंब का स्वरूप, ये तो हमेशा वास्तविक ही रहेगा। और देखिए उल्टा है, उल्टा कैसे, यहाँ पर देखिए वस्तु ऊपर की दिशा में है, जबकि यहाँ प्रतिबिंब नीचे की दिशा में प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा, उल्टा है। अब वास्तविक क्यों कह रहे हैं, वास्तविक, ये जो अपवर्तित किरणें हैं ये सचमुच में प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो 2 पहचान है वास्तविक प्रतिबिंब की। एक तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा स्क्रीन पर बनता है, पर्दे पर बनता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब में ये जो अपवर्तित किरणें हैं ये हमेशा प्रतिच्छेदित करती हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में ऐसा नहीं होता। काल्पनिक, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ अपवर्तित किरणें ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रही हैं। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जब भी अपवर्तित किरणें प्रतिच्छेदित करती हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। तो ये आपका दूसरा डायग्राम भी हो गया। तीसरा, चौथा और पांचवा आपको खुद करना है।
छठा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम के माध्यम से। वस्तु कहाँ रखना है? F1 और O के बीच में। तो ये आपका उत्तल लेंस है। वस्तु AB देख लीजिए F1 और O के बीच में रखी गई है। अब यहाँ दो किरणें ली गई हैं, एक समांतर किरण, दूसरी O से जाने वाली। अब जो समांतर किरण है वो हमेशा F2 से होकर जाती है और जो प्रकाश केंद्र O से जाती है वो बिना विचलन के निकल जाती है। तो आप देखिए ये दाईं तरफ, लेंस की दाईं तरफ तो ये कभी प्रतिच्छेदित ही नहीं करेगी, क्योंकि ये फैलती जा रही है, तो एक दूसरे से दूर होते जा रही है। लेकिन यदि इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए, पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, तो यहाँ पर ये प्रतिच्छेदित करती है। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। देखिए हर बार प्रतिबिंब कहाँ बनता था? लेंस की दाईं तरफ बनता था, वस्तु के ठीक विपरीत ओर बनता था। लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? लेंस के बाईं तरफ ही बन रहा है। जिस तरफ वस्तु रखी गई है, लेंस के जिस तरफ वस्तु रखी गई है उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए यहाँ पर वस्तु का, प्रतिबिंब का स्थान लिखा गया है। वस्तु लेंस के जिस ओर होती है उसी ओर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार देख लीजिए। वस्तु AB देख लीजिए, थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब का आकार है वो बड़ा होगा। हाँ, बहुत बड़ा मत लिखिए, बड़ा सिर्फ लिखिए। तो वस्तु का आकार बड़ा होगा। और यहाँ पर देखिए ये जो अपवर्तित किरणें हैं प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं, इनको बढ़ाने पर ये प्रतिच्छेदित कर रही हैं। इसलिए ये जो प्रतिबिंब है ये काल्पनिक है। और सीधा क्यों कह रहे हैं? देखिए वस्तु भी ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ है, इसलिए ये यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो सीधा है। तो ये टेबल आपको याद रखना है और टेबल के अनुसार ये 6 की 6 आकृति आपको बनानी है, जैसा मैंने आपको समझाया। ठीक यही चीज़ अवतल दर्पण के लिए भी है। अवतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब के लिए भी सारणी बनी है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही पॉइंट्स लिए गए हैं। वस्तु का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का स्वरूप, यानी टेबल का जो फॉर्मेट है वही है, लेकिन वस्तु का स्थान दो ही जगह पर लिया गया है। एक तो अनंत दूरी पर और दूसरा अनंत दूरी और O के बीच में कहीं पर भी वस्तु रख सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, क्योंकि अनंत दूरी और O के बीच में वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का स्वरूप ये हमेशा एक ही जैसा मिलेगा। जबकि उत्तल लेंस में क्या था, ये अलग अलग कई प्रकार मिल रहे थे। तो इसलिए कई सारे वहाँ पर 6 टाइप के प्रतिबिंब मिल रहे थे, इसलिए 6 सीरियल नंबर्स थे, अनुक्रमांक 6 था उत्तल लेंस में। लेकिन अवतल लेंस में केवल 2 ही प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर केवल 2 ही स्थान दिया गया है। एक तो अनंत दूरी पर और दूसरा प्रकाश केंद्र O तथा अनंत के बीच में। अब अनंत दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? नाभि पर ही बनेगा। इसकी आकृति बताता हूँ मैं आपको। इस आकृति में देखिए ये अवतल लेंस है। अब ये अनंत दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो ये समांतर किरणें आ रही हैं यहाँ पर। ये समांतर किरणें अपसृत तो नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो दर्पण के पीछे से किसी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से बाहर निकलते हुए प्रतीत होती है। अब ये आकृति बनी कैसे है? देखिए यहाँ पर वस्तु अनंत पर है तो इसलिए समांतर किरणें ली गई हैं। अब ये जो समांतर किरणें हैं अपसृत होती हैं, लेकिन उसका भी एक नियम है। ये जो F1 है इसकी दिशा में ही अपसृत होंगी, इसी की सीध में अपसृत होंगी। इसको ऐसा नहीं है कि किसी भी, कितना भी आप मोड़ दीजिए, किसी भी डायरेक्शन में फोल्ड कर दीजिए। एक फिक्स एंगल है, वो एंगल क्या होना चाहिए? ये F1 की सीध में ही अपसृत होती है। तो इस तरह से पहला अवतल लेंस का ये पहला आकृति है। दूसरा देखिए यहाँ पर ही दिया है, ये देखिए O और अनंत के बीच में कहीं पर भी वस्तु आप रखेंगे तो कैसे आकृति बनेगी? देखिए एक समांतर किरण लिया है, दूसरा
प्रकाश केंद्र O से जाने वाली किरण लिया है। तो जो समांतर है वो F1 की सीध में अपसरित हो जाएगी और ये जो O है, ये जो O से जाने वाली है सीधा निकल जाएगी। अब ये अपवर्तन के पश्चात ये किरणें आगे कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो इससे सिद्ध होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनेगा। लेकिन यदि इसे एक्सटेंड किया जाए, ये किरण को पीछे बढ़ाया जाए, ये किरण भी पीछे बढ़ी हुई है, तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ पर बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति O और F1 के बीच बन रही है। तो यहाँ O और F1 के बीच प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस वस्तु को आप कहीं पर भी रखो, अनंत को छोड़ करके कहीं पर भी वस्तु रखो, हर बार ये प्रतिबिंब O और F1 के बीच ही बनेगा। फिर इसका आकार कैसा है देख लीजिए, वस्तु से छोटा ही दिख रहा है। वस्तु PQ है, तो PQ से देखिए छोटा बन रहा है, इसलिए हमेशा प्रतिबिंब का जो आकार होगा अवतल लेंस में वो हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है, स्वरूप देखिए यहाँ पर अपवर्तित किरणें प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं, इसलिए काल्पनिक है। और देखिए वस्तु ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर है, मतलब सीधा है। तो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है अवतल लेंस में वस्तु का। तो ये भी एक अंतर देखिए आ जाता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, कि अवतल लेंस में कभी भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो सकता। अवतल लेंस से हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, जबकि उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब भी बन सकता है और काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब भी बन सकता है। ये भी एक अंतर है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। अगला टॉपिक है लेंस के लिए चिन्ह संकेत। तो ये इसको याद रखना बहुत आसान है। जैसे एक्स और वाई अक्ष में आप लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष में दाहिनी तरफ प्लस होता है, बाईं तरफ माइनस होता है। ऐसे वाई अक्ष में ऊपर की तरफ प्लस होता है और नीचे की तरफ माइनस होता है। ऐसे ही लेंस में भी वैसे ही होता है। लेंस की दाईं तरफ जितनी भी दूरियां होंगी सब धनात्मक होंगी, लेंस के बाईं तरफ की जो दूरियां होंगी वो सब ऋणात्मक होंगी, लेंस के ऊपर की जो दूरियां होंगी सब प्लस में होगा, नीचे की जो दूरियां होंगी वो माइनस में होगा। लेंस का सूत्र आप समझ लीजिए। इसके पहले V, U और F क्या होता है वो समझ लीजिए। U यानी कि वस्तु की दूरी स्मॉल u, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि स्मॉल v, और नाभ्यंतर यानी कि प्रकाश केंद्र O और मुख्य नाभि के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल f से दर्शाया जाता है। तो लेंस का सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ याद रखिएगा u यानी कि वस्तु की दूरी है और v क्या है, वो प्रतिबिंब की दूरी है, f नाभ्यंतर है। इसे कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि u और v में वस्तु कौन सा, प्रतिबिंब कौन सा, कैसे पहचाने। तो देखिए कभी भी पहले वस्तु आती है फिर प्रतिबिंब आता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी देखिए पहले u आता है फिर उसके बाद v आता है। वस्तु पहले आती है, u भी पहले आता है, तो इसलिए u यानी वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब वस्तु रखने के बाद मिलता है और v भी u के बाद आता है, तो इसलिए v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। तो लेंस का ये सूत्र है, लेकिन इसमें v, u और f की जो दूरियां हैं वो ये जो ऊपर जो हमने पढ़ा लेंस के लिए चिन्ह संकेत, इसके अनुसार ही प्लस या माइनस हमें लगाना है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कि उसी चीज़ को यहाँ समझाया गया है कि लेंस के बाईं ओर यानी कि ऋणात्मक, दाईं ओर यानी कि धनात्मक, ऊपर की दिशा यानी धनात्मक, नीचे की दिशा ऋणात्मक। उत्तल लेंस का नाभ्यंतर धनात्मक होता है, उत्तल लेंस का नाभ्यंतर ऋणात्मक होता है। तो ये वही सारी बातें हैं जो डिस्कस कर रहे थे। फिर एक है लेंस द्वारा होने वाला आवर्धन। तो आवर्धन क्या है, ये जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई है, इसका जो अनुपात है, इसे ही आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन की सहायता से हम यह पता कर सकते हैं कि जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है,
वह वस्तु से बड़ा है या वस्तु से छोटा है या वस्तु से बराबर है। जैसे कि ये अनुपात अगर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई सेम है। अगर ये अनुपात 1 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई ये वस्तु की ऊंचाई से बड़ी होगी। और यदि ये जो मान है, आवर्धन का मान यदि 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से छोटी है। तो आवर्धन, जिसे इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन कहते हैं, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये फार्मूला है। शॉर्टकट में इसे आवर्धन यानी कि मैग्नीफिकेशन m, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2, वस्तु की ऊंचाई h1। अब देखिए, प्रतिबिंब हमेशा बाद में आता है, पहले वस्तु होती है फिर प्रतिबिंब होता है, इसीलिए वस्तु को हमेशा 1 नंबर से दर्शाते हैं। वस्तु की ऊंचाई को h1 लिखा है, प्रतिबिंब बाद में आता है इसलिए इसकी हाइट को h2 लिखा है। अब इसी को हम लोग दूरी के आधार पे भी, ऊंचाई के अनुपात में भी लिख सकते हैं, दूरी के अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, u पहले आता है, v बाद में आता है, इसलिए h1 की जगह पे u भी लिख सकते हैं, h2 की जगह पे v लिख सकते हैं। u यानी कि वस्तु की लेंस से दूरी और v यानी कि प्रतिबिंब की लेंस से दूरी। तो m बराबर h1 बटे h2 भी होता है, m बराबर v बटे u भी होता है। अब इसके आधार पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि h1 बटे h2 बराबर v बटे u। फिर है अगला टॉपिक, लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति देखिए, इसका फार्मूला है पावर इज इक्वल टू 1/f। किसी लेंस की शक्ति उसके नाभ्यंतर का उल्टा होती है, यानी कि नाभ्यंतर यदि किसी लेंस का कम है तो इसका मतलब उसका पावर ज़्यादा होगा, नाभ्यंतर ज़्यादा है तो पावर कम होगा। तो पावर और नाभ्यंतर एकदम उल्टा होता है, इसलिए P इज इक्वल टू 1/f लिखा है। और ये नाभ्यंतर यदि मीटर में हो, ये नाभ्यंतर अगर मीटर में हो तो ये पावर की जो इकाई है वो डायप्टर में होती है। और दो लेंस को यदि जोड़ दिया जाए, यानी उसको स्पर्श कराया जाए, दो लेंस को जब स्पर्श कर देते हैं, टच करते हैं, एक दूसरे कांटेक्ट में रखते हैं, तो जो टोटल जो नाभ्यंतर है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यानी कि 1/f को हम लोग p लिख सकते हैं, p 1/f यानी कि p, तो इसका मतलब p इज इक्वल टू p1 प्लस p2, यानी कि पावर बढ़ जाता है। दो लेंस को यदि एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो जो शक्ति है, जो टोटल जो शक्ति है, और लेंस की दोनों शक्ति जुड़ जाती है, तो शक्ति यहाँ पर बढ़ जाता है। वही यहाँ पर दिया है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। यदि दो लेंसों को एक दूसरे के स्पर्श में रखें तो उनका जो पावर है वो दोनों के पावर के योगफल के बराबर हो जाता है। इन्हीं सूत्रों पर आधारित यहाँ कुछ सवाल दिए हैं। एक वस्तु उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई। एक वस्तु उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी, यानी वस्तु की दूरी देखिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दी है, यानी कि यहाँ वस्तु की दूरी यानी कि u जो है 20 सेंटीमीटर आएगा। अब वस्तु हमेशा लेंस की बाईं तरफ होती है, इसलिए इसे माइनस में लिखा गया है। फिर क्या है देखिए, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी कि h1, हाइट 1। अब वस्तु हमेशा लेंस के ऊपर की तरफ रखी जाती है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव है, प्लस में है 5 सेंटीमीटर। लेंस का नाभ्यंतर, अब उत्तल लेंस का नाभ्यंतर हमेशा दाईं तरफ होता है, इसलिए प्लस में रहेगा ये। तो ये जो नाभ्यंतर f है ये 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब का स्वरूप बताना है, स्थान बताना है और आकार बताना है, और वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर अभिवर्धन, मैग्नीफिकेशन भी उसका बताना है। तो लेंस का ये अब आवर्धन यानी m जो है ये भी बताना है। लेंस का सूत्र हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर हमें u पता है, h1 पता है, f पता है,
तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि u पता है, f पता है, तो v निकल जाएगा, v ज्ञात करना है। तो ये सूत्र लग गया। हमें क्या ज्ञात करना है? v ज्ञात करना है, इसलिए 1/u को राइट साइड में शिफ्ट कर लिया। u का मान कितना था? -20 था। नाभ्यंतर f था, इसलिए f 10 हो गया। अब इसे आप तिर्यक गुणा करके भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ जैसे दिया है 10 और 20 का लसावी 20 होता है। इस 20 का इसमें गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। 20 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 होता है, कि 10 दूनी 20 हो रहा है, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये माइनस में था तो ये -1, ये प्लस में था तो +2। 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 10 दूनी है, यहाँ डबल है 20, 10 का 20 डबल, इसलिए 2। यहाँ 20 एकम 20 होता है, इसलिए 1 ही आ रहा है यहाँ पर। ये भी एक तरीका है। अब तिर्यक गुणा नीचे गुणा करके करेंगे, फिर तिर्यक गुणा, तो भी यही आंसर आएगा। तो -2 + 1 1/20, तो v = 20 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर। और ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आने का मतलब है कि यह लेंस के दूसरी ओर है, लेंस के ये दाईं तरफ है। वस्तु जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो लेंस के दाईं तरफ बन रहा है। तो दाईं तरफ जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा वास्तविक और उल्टा होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उसका स्वरूप भी पता चल जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग उसकी हाइट निकालेंगे, हाइट क्या होगा, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। तो m = h2/h1 भी होता है, v/u भी होता है। तो ये यहाँ पर ये फार्मूला लिया है, h2/h1 = v/u। h1 को वो साइड में शिफ्ट कर देंगे तो h1 का गुणा हो जाएगा, vu और h1 ये सब मान डाल देंगे तो ये -5 सेंटीमीटर आ गया। h2 कितना आ गया? -5 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन हमें ज्ञात करना है। मैग्नीफिकेशन या तो v/u करके कर सकते हैं, या तो h2/h1 से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ v/u का उपयोग किया है, -1 आ रहा है। ये माइनस ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है नीचे की ओर बन रहा है, मुख्य अक्ष से, यानी उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और ये 1 आने का मतलब है कि दोनों ऊंचाई बराबर है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है। तो प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा हुआ? वास्तविक और उल्टा हुआ। इसका स्थान कहाँ पर बनेगा? देखिए दोनों बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर टेबल में हमने देखा था कि समान आकार का प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु 2f1 पर हो, तभी प्रतिबिंब भी 2f1 पर बनता है और आकार समान होता है। तो यहाँ पर भी देखिए आकार समान था, दोनों की ऊंचाई समान थी, तो इसलिए जो स्थान होगा वो 2f1 पर होगा। प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, वस्तु 2f1 पर होगी और प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। आकार, अब चूँकि आकार देखिए यहाँ पर जो आवर्धन है वो 1 आ रहा है, इसलिए आकार दोनों का समान होगा। अब उदाहरण 2 यहाँ पर दिया है, किसी उत्तल लेंस का नाभ्यंतर 20 है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला है P = 1/f। उत्तल लेंस है तो f यहाँ पर पॉजिटिव ही होने वाला है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि नाभ्यंतर हमेशा, पावर ज्ञात करते समय नाभ्यंतर हमेशा मीटर में होना चाहिए। मीटर में ज्ञात करने के लिए 100 से भाग करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग करते हैं, तो 0.2 मीटर हो जाएगा। तो पावर = 1/f, 1/0.2 हो जाएगा। अब 10 से गुणा करेंगे तो ये 10/2 हो जाएगा, और 2 × 5 = 10, यानी 5 डायोप्टर। तो लेंस की शक्ति यहाँ पर 5 डायोप्टर होगी। तो ये वीडियो यहाँ पर काफ़ी लंबा हो रहा है। इस चैप्टर का आगे का भाग मैं अगले वीडियो में भेजूँगा, और इस टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रश्न है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप लोग उसके उत्तर लिखकर ग्रुप में शेयर करिएगा। धन्यवाद।